तो देवी और सज्जनों, देखिए 89 से पुलवामा तक एक ग्लोबल जिहाद का सफर चला। 89 में ग्लोबल जिहाद हमारे मुल्क में आया, कश्मीर में एंटर किया। वो आया नहीं, उसको बुलवाया गया था और उसको लाने वाला, बुलवाने वाला कोई नहीं था बल्कि एक भारत का गृह मंत्री था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। सारा कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ और आपको मालूम है किस तरह से अपनी पुत्री का उन्होंने अपहरण करवाया और उसके बाद ये सिलसिला पूरा ग्लोबल जिहाद का शुरू हुआ। वो एक ऐसा वक्त था कि जो जिहादी मिजाज जो था वो बिल्कुल उफान पे था, क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन की जो सेना थी उसको अफगानिस्तान से पीछे लौटने पे, विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। और हमारे अमेरिकी भाई जिन्होंने ये पूरी ग्लोबल जिहाद की जो फैक्ट्री तैयार की थी, उन्होंने ये सही नहीं समझा कि इस फैक्ट्री का कुछ हिसाब भी लिया जाए जाने से पहले। वो उसी तरह से छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि ज़ियाउल हक को मरवा देने से शायद ये जिहाद की किताब अपने आप बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को एक नया असला मिल गया और उसने ये सोचा कि ये जो जिहादी, ये ग्लोबल जिहाद का असला जो है, जो हथियार है, ये सुनहरा मौका है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का और कश्मीर हासिल कर लेने का। उस समय मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने एक सुपर पावर को किस तरह से विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। तो जितने इस्लामिक दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें एक बड़ा जुनून सा था, एक बड़ा अभिमान, और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में ये 2-4 महीने की बात है, ये ग्लोबल जिहादी जाएंगे और हिंदुस्तान जो है वो कैपिचुलेट कर जाएगा, घुटने टेक देगा। लेकिन उनका गणित गलत था। वो आज भी मुकाबला जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 2 दशक 3 दशक में ग्लोबल जिहाद का जो वेट जो है वो पूरा हिंदुस्तान की तरफ था, और हमने अगर ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो पता नहीं कितने 9-11 पूरी दुनिया में हो गए होते। हमारे यहां ग्लोबल जिहादीज, ये चेचेन साए, उज़्बेक साए, पठान साए, आज भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ग्लोबल जिहाद की लड़ाई है। तो वो यहां से आए और उनका जो वहशीपन था इन सारे ग्लोबल जिहादियों का, उन्हें न हिंदुस्तान से प्रेम, न कश्मीरियों से प्रेम, और उस वहशीपन में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहर ढाला। वहां की कश्मीरी समाज पे कहर डाला, औरतों पर खास करके कहर डाला, और वो कहर अब भी जारी है। कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, और उस कहर से हमारी जो कुछ हमारे जो कश्मीरी हिंदू माँ और बहनें थीं, उनका इज्जत बचा, काफी हद तक वो लोग महफूज रहे। बड़ा वो दुखदाई हिस्सा था, अभी भी है, एक हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा दुखदाई चैप्टर है। लेकिन कहते हैं कि दुख में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो ये
एक अच्छाई उसमें छुपी हुई थी कि वो वहशियों का शिकार नहीं बन पाए। और उस समय फिजा में इस तरह की घृणा थी, इतनी हिंसा थी कि वहां के तमाम लाउड स्पीकरों से कश्मीर घाटी के ये कहा जा रहा था कि आप अपने बहू बेटियों को यहीं छोड़ दो और आप यहां से जा सकते हो। पुष्पेंद्र जी बताते हैं कि एक छात्र अपने स्कूल के टीचर से भी उसने दुर्व्यवहार करना गलत न माना। मैं दुर्व्यवहार जब कह रहा हूं तो ये उतना कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, बाकी आप सब समझ सकते हैं। तो उसने ये दुर्व्यवहार करना गलत नहीं माना। तो देवियों और सज्जनों, मेरा यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मुस्लिम भट्ट हिंदू भट्ट की बहन से दुर्व्यवहार करना उचित समझा? ऐसा कैसे हुआ कि एक मुस्लिम मट्टू अपने हिंदू मट्टू को वहां से पलायन करवाना या उसको वहां से निकासित करना उसने ठीक समझा? ये आखिर हुआ कैसे ये, और इसका क्या उन्मूलन है? तो देखिए, जब तक आप डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक ये पूरी ये जहर जो है जिहादिज्म का, उसको खत्म नहीं करेंगे, आपको इस पूरी समस्या का हल नहीं मिलेगा। हर देश अपने अपने तरीके से डी रेडिकलाइजेशन कर रही है। आपने देखा होगा कि चीन ने कई कदम उठाए हैं, दाढ़ी बैन कर दिया है, बुर्का बैन कर दिया है। आप सबको मालूम है कि वहां पे मस्जिदों में उन्होंने एक नंबर स्टिपुलेट कर दिया है कि एक बार में 5 आदमी से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स खोले हैं। ताजिकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है, उसने भी ये बुर्का और ये दाढ़ी ये सब बैन कर दिया। कहते हैं कि वो ताजिक कल्चर के खिलाफ है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं क्योंकि चाइना ऐसा कर रहा है इसलिए हमको उसको फॉलो करना है, क्योंकि ताजिकिस्तान इसको कर रहा है इसलिए फॉलो करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का प्रिंस सलमान चेंजेस ला रहा है इसलिए हमको चेंजेस लाना है। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि हमें अपना नैरेटिव खुद बिल्ड करना होगा। लेकिन मैंने आपको कश्मीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का सर है, और अगर सर में अगर बीमारी हो जाए तो सारा का आपका बॉडी जो है वो एफ्लिक्ट होना शुरू होता है। और ये देखिए, ये सर की बीमारी के कारण क्या क्या हुआ। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उसके पहले उरी हुआ, पार्लियामेंट हुआ, 26/11 हुआ, देश के कई हिस्सों में धमाके हुए, सभी जगह जाने गई, और उसका परिणाम क्या हुआ? माओवादियों और जिहादियों का गठजोड़ हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग का नंगा नाच हुआ। तो ये केवल आप अगर इसका विश्लेषण करें तो ये क्योंकि आपने अपने सर की बीमारी को दूर नहीं किया है, ये इसलिए हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, अगर हम उन्मूलन चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो
100 साल पहले वाली कश्मीर की तरफ हमको थोड़ा नजर ले जाना होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी फिलहाल एक किताब पढ़ी हाल ही में। एक किताब है द वैली ऑफ कश्मीर, और बड़े ध्यान से ये बात को सुनिएगा। द वैली ऑफ कश्मीर, ये किस किताब 1895 में एक वॉल्टर आर लॉरेंस नाम के एक आईसीएस ऑफिसर ने वो किताब लिखी थी 1895 में। और वो उनको बड़ा एफिनिटी था कश्मीरी से, बड़े कीन ऑब्जर्वर थे, और भी उन्होंने कई किताब लिखी और अपने करियर का एक लंबा वक्त उन्होंने कश्मीर में गुजारा था। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि द कश्मीरी मुस्लिम्स बाय हार्ट आर हिंदूज। दिल से कश्मीरी मुस्लिम जो हैं वो हिंदू हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि यहां पर जितने पवित्र स्थल है उसको वहां हिंदू भी जाते हैं और वहां मुसलमान भी जाते हैं। उन्होंने एक मिसाल दिया। वो कहते हैं कि फतेहपुरा और वीरपुरा 2 जगह का उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं कि वहां पे पद चिन्ह है, कोई रॉक में पद चिन्ह है। कहते हैं कि हिंदूज इसको विष्णु पद कहते हैं और मुसलमान इसको कदमे रसूल कहते हैं। अब देखिए, ये तो हिस्टोरिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद साहब तो कभी आए नहीं हिंदुस्तान, इस तरफ तो उनका कभी आना नहीं हुआ। लेकिन देखिए होता क्या है कि आस्था एक ऐसी चीज है जिसके सामने ऐसी मासूम सवालों का भी कोई स्थान नहीं रह जाता है। और वो आगे कहते हैं कि आप अगर किसी स्थल में जाएं, मुसलमान के किसी पवित्र स्थल पे, और वो चिनार के छाए में हो या पोलार के साए में हो, तो आप देखेंगे, अगर थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा ढूंढने के बाद कहीं ना कहीं एक कोई हिंदू का धर्म स्थल आपको मिलेगा। यह बात उन्होंने कही है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, ये उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो डिलाइटफुल टॉलरेंस। कहते हैं कि ये डिलाइटफुल टॉलरेंस ये दोनों कम्युनिटीज में इसलिए है कि मुसलमानों ने कभी हिंदुइज्म का आंचल नहीं छोड़ा। उन्होंने पहली बात आंचल नहीं छोड़ा, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्योंकि यहां पे गौ हत्या नाम की कोई चीज नहीं है। ये लॉरेंस ने ये बात कही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने कभी भी, क्योंकि इन्होंने हिंदुइज्म को नहीं छोड़ा। देखिए, कबूल करना और मानना ये 2 अलग चीजें हैं। आप शादी कबूल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं माने, है ना? तो कबूल और मान्यता ये 2 अलग चीजें हैं। आपने धर्म कबूल कर लिया, लेकिन स्पिरिचुअली आपने उसको धारण नहीं किया, आपने उसको मान्यता नहीं दी, और इसलिए आपको ये नए धर्म को भी हिंदुआइज करने की आपको आवश्यकता पड़ी। तो ये फर्क है रिलीजन और इस स्पिरिचुअलिज्म का। और फिर वो कहते हैं कि देखिए, यहां पे माना जाता है कि जो पीर होते हैं, संत होते हैं, उनसे कोई चीज मांगो तो वो आपको जरूर मिलेगी। और इसलिए यहां के लोग बहुत पीर और संतों को बहुत मानने वाले हैं।
जो विदेशी लोग हैं इनको पीर परस्त भी बोलते हैं, और जब ये किसी पीर के दरगाह पे जाते हैं तो अपना पूरे शरीर में ये भभूत स्मेर करते हैं, जैसे हमारी हिंदू परंपरा है। और वो कहते हैं कि उन्होंने एक पीर स्थान का वर्णन किया है जो कि कोई नदी के किनारे थी, और वहां कोई भी जाता था तो वो नंगे पांव जाता था, अगर कोई घोड़े पे है तो वो घोड़े से उतर जाता था। और उन्होंने एक वर्णन किया है कि एक जगह मैं वहीं पे मौजूद था तो एक बारात जा रही थी। अब वो नदी किनारे वो पीर स्थान था, उसके ऊपर एक पुल थी, एक बारात जा रही थी। बारात तो उस पुल के ऊपर से गुजर गई, लेकिन दूल्हा और उसका पिता एक ही घोड़े पे थे। दूल्हा छोटा था, छोटे उम्र का था। वो पुल जो है वो टूट गई, और जब वो टूट गई तो घोड़ा और वो दूल्हा और उसके पिता तीनों फिर उसके बाद मौत के साथ जूझ रहे थे। वो नदी बड़ी तेज नदी थी, तो वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। तो इन्होंने लोगों से कहा कि भाई कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते नहीं, इनके साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, इनको ये गुस्ताखी की सजा मिलनी चाहिए, और 10 साल में ये चौथी ऐसी सजा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मैं जो उन्होंने असेसमेंट दिया है कश्मीरियों का, कश्मीरियत का, कि एक हिंदुइज्म का बेडरॉक था, उस बेडरॉक के ऊपर एक बड़ी मोटी लेयर थी कश्मीरियत की, और उसके ऊपर इस्लाम का एक बहुत पतला ट्रांसपेरेंट लेयर था। तो ये बताइए कि आखिर ये कैसे गंदा होने लगा, और धीरे धीरे जो इस्लाम वाली लेयर जो है वो ओपेक कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो गया कि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसी समय, एक बात मैंने बीच में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैंने गाय की बात की। ये कहते हैं, जो मैंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम जो सद्भाव है वो इसलिए भी है कि गौ हत्या नहीं होती है। और आज आप क्या देख रहे हैं? एक वहां का एमएलए जिसका नाम है इंजीनियर, वो एमएलए गाय का, एक वहशी की तरह गाय का मांस खा रहा है, और उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया और पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर उसको सर्कुलेट करवाया। एम आई राइट पुष्पेंद्र जी? तो आप देखिए ये सफर कैसे तय हुआ। लेकिन उस समय भी लॉरेंस लिखते हैं कि एक जगह है शोपियां, एक जिला है, कहते कि शोपियां में कुछ गंदी हवाएं अरब से आनी शुरू हो गई थीं। वहाबिज्म का आगमन धीरे धीरे होने लगा था, और कहते हैं कि कोई 200 परिवार जो थे वो उसके अनुयायी हो गए थे वहाबिज्म के। फिर महाराजा रणबीर सिंह ने उन्होंने उसको उस समय कुचल डाला, लेकिन ये फिर पनप गया। और उस समय के जो वहां पे साधु संत थे उन्होंने कहा कि ये 5 साल में ये बहुत बहुत फैल गया है। और उन्होंने ये भी बात कही कि ये वहाबी जो हैं, ये ऑर्थोडॉक्स कश्मीरीज को ये कह रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स कश्मीरीज को ये कह रहे हैं कि, और या उनको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पति का अपने पत्नी पर एक्सक्लूसिव हक नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉल्टर आर लॉरेंस ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो ये उस समय भी शोपियां में ये जो गंदी हवाएं जो अरब से थीं 1895-96 में आने लगी थी। और आज का आप शोपियां देखिए,
आज भी शोपियां जो है वो गढ़ है, वो जिहादिज्म का गढ़ है। पिछले साल कोई 44 जिहादी मारे गए हैं वहां पे। 2.6 लाख पॉपुलेशन है और बड़ा अमीर जिला है साहब वो। 26 पॉपुलेशन है, 2 मिलियन मेट्रिक टन्स वो एप्पल वो सेव प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इससे यही लगता है कि जो वेल्थ या जो प्रॉस्पेरिटी और जिहादिज्म जो है वो एक दूसरे पर अभी फीड करना शुरू कर दिया है। अब वो एक ऐसा इलाका है जो कि पूरे ये जो वो ज्यादातर गांव ट्राई जंक्शन पे हैं, जैसे ये पुलवामा हो गया, अनंतनाग हो गया, ये 2-3 जो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं मिलिटेंसी से या जिहादिज्म से, उनको वहां शेल्टर मिलता है शोपियां में, और उनको लॉजिस्टिक्स भी उनका सप्लाई होता है। अब देखिए शोपियां में आपने अभी पढ़ा होगा कि एक महिला जिसका नाम है खुशबू जान, वो एसपीओ थी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ये दहशतगर्द उसके घर में आए, रावण के भेष में आए, उनके हाथ में कलम थी, कागज थी, वो सर्वे के बहाने आए और वो कलम जो है वो पिस्टल में बदल गई और उन्होंने खुशबू जान की जान ले ली। खुशबू जान एक वो कमाने वाली अकेली शख्स थी, अपने परिवार में 2 छोटे भाई थे, एक उनके वृद्ध पिता थे। तो ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले 3 पुलिसमैन उसमें, ये जनवरी की बात कह रहा हूं, शोपियां में वो एब्डक्ट हुए, और एब्डक्ट उनको करने के बाद उनकी कोल्ड ब्लड ने कश्मीरियों ने इन कश्मीरी पुलिसमैन की हत्या कर दी। तो आज सवाल ये नहीं है कि ये जिहादिज्म में क्या हो रहा है। जिहादिज्म जो कश्मीर में है उसमें आज कश्मीरी ही कश्मीरी को मार रहा है। तो कहां 1895 और ये देखिए अभी ये क्या हो रहा है। अभी वहां पे देखिए एक शमशूल हक नाम का एक यूथ, कश्मीरी यूथ शोपिया में मारा गया। उसके भाई जो हैं इनामुल हक, वो नॉर्थ ईस्ट में आईपीएस ऑफिसर है। उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर रखा था। तो आप देखिए जिहादिज्म जो है जो फैमिली की जो सोशल फैब्रिक है उसको वो टेयर कर रही है उसको। और जिस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है, जब न्यूक्लियर फिजन होता है, जब आप एटम को स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, उसका फॉलआउट जो है, रेडियो एक्टिव फॉलआउट, वो सभी जगह होता है। उसी तरह उसका जो फॉलआउट है वो पूरे हिंदुस्तान पे हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको आज शोपियां का मैंने एग्जाम्पल दिया है। और देवी और सज्जनों, ये बहुत चिंता का विषय है कि क्या ये शोपियां तक ही केवल सीमित है? क्या ये चीज जो मैं फॉलोआउट की बात कर रहा हूं, आप क्या जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा का केवल वो कश्मीर घाटी तक सीमित है? कल दिल्ली में एक पकड़ा गया है, उसके पहले देवबंद में एक पकड़ा गया था। पूरे हिंदुस्तान से जैशे मोहम्मद के लोग पकड़े जा रहे हैं, लश्कर तोयबा के लोग पकड़े जा रहे हैं, आपके गुजरात से पकड़े गए। तो ये तो केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए
अब देखिए ये किस किस तरह से ये पूरा जिहादिज्म जो है कश्मीर का इंपैक्ट कर रहा है। हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी जो उसका नंबर 2 है, वो कई बार बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर गए। उन्होंने रोहिंग्यास को रिक्रूट किया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो घाटी में कहां आके बसते हैं। घाटी में, कश्मीर घाटी में जो सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जो है, लोकेशंस है, वहां उनको रोहिंग्यास को बसाया गया। जैसे कि नगरोटा, वहां पर एक बहुत बड़ा सेना का मुख्यालय है। जैसे कि सुजवान मिलिट्री कैंप, और इस बार जब यह हमला हुआ था सुजवान मिलिट्री कैंप पे, तो कहते हैं कि उसमें कुछ रोहिंग्यास का भी हाथ था। अब देखिए कि लश्कर-ए-तोयबा ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं के तत्व आके कश्मीर घाटी में बस जाते हैं। तो ये बताइए कि जब तक वहां के जो हुकूमत करने वाले हैं या हुकूमत करने वाली थी, उसके बिना कोल्यूजन के ये कैसे संभव हो सकता है? तो आप इसका एक स्वरूप देखिए, इस पूरे जो कश्मीर से जो चीज निकल रही है उसका कहां कहां पे फॉल आउट हो रहा है। आप बताइए, मैंने इसलिए ये शोपियां का जिक्र किया क्योंकि हिंदुस्तान का भी वही सफर है जो शोपियां का सफर है। और एक बात आप लोग सब इस बात पे गौर करें कि आज पुलवामा में ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, मैं आपको बता दूं, ये सुसाइड बॉम्बिंग जब एक बार इस तरह की ये जो फिनोमिनन है एक बार आती है तो वो घटती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है। अब जितने भी मुसलमान भाई हैं पूरी दुनिया में, उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि आप इस दौर तक कैसे पहुंच गए जहां पे ये सुसाइड बॉम्बिंग की जरूरत पड़ गई। आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मैंने बताया कि कैसे ग्लोबल जिहाद ने सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करवा दिया, लेकिन उस समय सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। लेकिन आज मैं तो अखबारों में मैं डॉन रोज सुबह सुबह पढ़ता हूं, आप और अफगानिस्तान को भी फॉलो करता हूं, हर 2 दिन पर एक पुलवामा जैसा ब्लास्ट होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि अब सुसाइड बॉम्बिंग से हम आगे कहां जाएंगे और कौन है जिम्मेदार हमारे यहां कि कश्मीर को लॉरेंस जो 1895 वाली कश्मीर से लेके आज सुसाइड बॉम्बिंग के मुकाम तक ले आया। वो कोई नहीं है, कोई और नहीं है, वो अब्दुल्लाज हैं, मुफ्तीज हैं, हुर्रियत हैं और हमारे यहां जो बैठे हुए दिल्ली में हुक्मरान हैं उनका भी इसमें हिस्सा है। मैंने आपको एक गृह मंत्री का उदाहरण दे दिया। ये सब उन्होंने ही ये अपने निजी स्वार्थ के लिए देशद्रोह के साए में इन्होंने ये पूरी कार्रवाई होने दी। तो देवियों और सज्जनों, अभी बड़ी चर्चा हो रही थी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। देखिए, मैं एज अ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको मैं बताता हूं समस्या क्या है। ये डायनेस्टिक जो पार्टीज होती हैं, इनको सबवर्ट करना बड़ा आसान होता है, ये जान लीजिए। और अगर आपने 8-10
डायनेस्टिक पार्टीज को अगर आपने खरीद लिया, सबवर्ट कर दिया, तो आपका पूरे देश पे कब्जा हो गया। दोस्तों, यूपी चुनाव सर पर है और इस चुनाव से ठीक पहले ही किसान आंदोलन की समाप्ति हुई। किसानों की घर वापसी हुई, गाजीपुर बॉर्डर खाली हुआ। हालांकि किसान नेता लगातार 1 साल से ये कहते रहे कि इस आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर सच तो ये है कि ये आंदोलन सियासत से अछूता नहीं रह पाया। राजनीति की छत्रछाया में बढ़ा और फला फूला भी। इसका असर बंगाल में भी देखने को मिला, जब राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे थे दीदी का प्रचार करने और बीजेपी का विरोध करने। वहीं पंजाब में अलग से पार्टी तक बना ली गई। ऐसे में यूपी चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और इससे पहले योगी भी अब आक्रामक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लेते हुए अटैक किया। बता दें कि किसान आंदोलन के समय राकेश टिकैत ने कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। पूरे देश में टिकैत गैंग बीजेपी के खिलाफ उतरी, झंडे दिखाए गए, कहीं गाड़ियां रोकने की भी कोशिश की गई। ऐसे में अब बीजेपी भी फॉर्म में आ गई है। राकेश टिकैत के भाजपा के खिलाफ प्रचार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने तो पंचायत चुनाव के दौरान भी कैंपेन किया था, लेकिन अपने घर की सीट भी नहीं बचा पाए थे। यही नहीं, राकेश टिकैत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं जो हर जगह सौदेबाजी कर रहा हो। हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम कभी राष्ट्रवाद के विरुद्ध नहीं जा सकते। ये पहला मौका था जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत का नाम लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए काफी काम किए हैं, गन्ने का भुगतान समय पर हुआ है और बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने का काम भी किया गया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ मजबूत हुए विपक्ष सपा के गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में भी लोग पूछते थे कि महागठबंधन आ गया। मैंने कहा था कि रिजल्ट आने दो, और रिजल्ट आए तो वो चित हो गए। बबुआ से आगे तो बुआ ही निकल गई, हाथी ने साइकिल को कुचल दिया। योगी ने कहा कि 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी सब थे, लेकिन क्या हुआ? नोएडा जाने के सवाल पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं मानता हूं कि कोई भी शाश्वत नहीं है, जो जन्मा है उसे मरना है। उसी तरह कुर्सी भी स्थायी नहीं है। हम अंधविश्वास के नाम पर शासन नहीं करना चाहते, बल्कि सत्य दिखाकर और काम करके रहना चाहते हैं। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।